नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम के दाम चढ़ रहे हैं। सिर्फ 2024 की अगर बात करें तो शुरुआत से ही दामों में करीबन 18% की बढ़त आ चुकी है। वहीं देश में सोया और सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा है। क्या है पाम की तेजी के कारण? क्या पाम में अभी और तेजी बाकी है या फिर कीमतों में गिरावट आएगी? और क्यों बढ़ रहा है सोया और सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट इंडिया में? देश में खाने के तेल के दाम बढ़ने वाले हैं और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हमारे साथ एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में सिमिड आरबी ऑयल्स के सीईओ संदीप भान, अदानी वेलमार के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दौरब मिस्त्री और आईवीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई ने इस मुद्दे पर क्या कहा। बेसिकली देयर इज नथिंग बेयरिश इन द करंट मार्केट फंडामेंटल्स। जो आज एमपीओबी की रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने स्टॉक्स दिखाया 1.71 मिलियन टन, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि उसमें सीपीओ के स्टॉक्स इज जस्ट 780,000 टन। अगर अपन खाली अप्रैल मंथ की बात करें, हमारे पास खाली 780,000 टन ऑफ सीपीओ स्टॉक्स है, उसमें से 500,000 टन गोज टू इंडिया। वी आर लेफ्ट विद ओनली 250,000 टन, और 250,000 टन में हमारे को मलेशिया की रिफाइनरीज की रिक्वायरमेंट भी मीट करनी है। सो उस लिहाज से सीपीओ की टाइटनेस बरकरार है अभी। अब इट डजंट सीम टू बी गेटिंग एनीथिंग ओवर बाय अप्रैल में। इंडिया ने बेसिकली दिस स्विच्ड ओवर from the excess discounted sunflower oil and soybean oil में उसमें डिमांड शिफ्ट हो गई एट द कॉस्ट ऑफ पाम। बट पाम की जो कोर डिमांड है इंडिया की 500 to 600,000 टन, दैट इज इंटैक्ट। उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। 500 to 600,000 टन एवरी मंथ इंडिया जाएगा। स्पॉट मंथ में तो अपन 4500 के आसपास ही घूम रहे हैं। इट्स ओनली द इनवर्स विच इज रोलिंग डाउन। आज अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल वाज 4500 प्लस, आज वो 44 समथिंग क्लोज हुआ है। बट नाउ मे हैज टू कम अप बिकॉज यहाँ पे जो फिजिकल प्राइसेस हैं दे आर ट्रेडिंग 4500 प्लस प्लस। सो वी वोंट हैव अ गैप ऑफ फिजिकल एंड फ्यूचर्स ऑफ 100-120 रिंगिट। सो दैट वे अपसाइड इन फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड। तो ये 4500 तो मान के ही चल रहे हैं। तो ये तो एक ट्रेंड हो गई अब कि पाम के लिए 45 इज लाइक, इससे नीचे बड़ा मुश्किल लगता है। बुल मार्केट में हमेशा पहले बाउट में एक तेजी आती है, उसके बाद मार्केट साइडवेज जाती है और फिर उसके बाद नए फैक्टर उभरते हैं और नए फैक्टरों पे निर्भर होता है कि ये तेजी आगे चलेगी कि नहीं। अब लगता है कि जो हमने पहले टारगेट दिया था कि बीएमडी के फ्यूचर्स 4,500 पार कर देंगे, लगता है कि वो हो जाएगा। करीब करीब 4,500 के नजदीक हम आए, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन ये आगे आ सकता है। काफी तेजी का मामला माहौल मौसम पे निर्भर है। अब देखना है कि यूएसए और कनाडा में अब बोई चल रही है सोयाबीन की और रेपसीड की। तो ये बोई कैसे चलेगी, कितना विस्तार पे बोई होगी और फसल कैसी होगी, ये सब अगले 3-4 महीनों में स्पष्ट हो जाएगा और उसके ऊपर निर्भर रहेगा ये भाव का मार्गदर्शन। मेरा ख्याल है कि ये तेजी रहेगी और हिंदुस्तान में भी हमारे कंज्यूमर को थोड़ा बहुत कष्ट संभलना पड़ेगा, क्योंकि भाव काफी वाजिबी है आज, और इसमें अगर दूसरी 5 या 10% की तेजी आए तो आश्चर्यजनक नहीं है। पाम प्रोडक्शन का की जो भाव है, उसकी जो कॉस्ट है, वो भी काफी बढ़ गई है पिछले 2-3 सालों में। आप संदीप जी से पूछिए, वो तो बड़े प्लांटेशन वाले हैं मलेशिया और इंडोनेशिया में, और वो मेरे से समर्थन करेंगे कि इनकी मार्जिनल कॉस्ट, यानी हर एक टन पाम ऑयल ज्यादा बनाने की कॉस्ट आजकल अच्छे एफिशिएंट प्लांटेशन में करीबन 2,500 रिंगिट, 2,800 रिंगिट तक पहुंच गई है। तो अगर कॉस्ट इतनी बड़ी है तो फिर भाव भी बढ़ने चाहिए। और अब हर एक चीज में देखिए, वेजेस में देखिए, मिनिमम सैलरीज में देखिए, फर्टिलाइजर के दाम देखिए, तो कॉस्ट काफी बढ़ चुकी है और कॉस्ट के मुकाबले में दाम उतने नहीं बढ़े। तो ये कैचअप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कैचअप हो रहा है, और ये कैचअप से ये करीब 15-18% की तेजी आई है और थोड़ी तेजी और भी आ सकती है। देखिए, एक बात मत भूलिए, दुनिया में 2 बड़ी लड़ाइयां चल रही है और लड़ाई के समय में हमेशा हमेशा तेजी आती है, इन्फ्लेशन आता है।
ये हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कंसर्न लिस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, एडिबल ऑयल का ज़्यादा चिंता रहा नहीं है पिछले 2-3 महीने से, आपने भी देखा है। तो एडिबल ऑयल हैज़ बीन वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। बट टुडे ऑन द स्पॉट द की ड्राइवर्स टुडे आर ग्लोबली दैट पाम प्राइसेस काफ़ी ऊंचा है। जैसे अगर पाम अगर $1,025 स्पॉट में है, तो सोया इज $972, sun oil is $975. This is simply because the spot markets in palm have been rationing off some demand. But this situation, I think, is correcting now. जैसे अभी POC में मार्च बिगिनिंग में जो एक बार 4500 भी मार्च में टच किया था, जैसे हमेशा होता है इमीडिएट एक्सुबरेंस आफ्टर POC, उसके बाद धीरे धीरे अभी 4200 4110 के ऊपर 10 पर BMD आ चुका है। तो आगे का अगर पाम ऑयल प्राइसेस देखे तो ये मई का $995 है और जून में $980 है। तो मतलब इस वक्त सोया, सन, पाम ये काफ़ी चीज़ें मार्केट शेयर के लिए इंडिया में compete करेंगे। इसके वजह से मुझे लगता है कि प्राइसेस पाम के थोड़ा ईज ऑफ होना पड़ेगा। उसका मेन कारण ये है कि इंडिया ने फॉरवर्ड मार्केट में ऑलरेडी सोया और सन का परचेज कर चुका है। सो एंड इमीडिएटली आफ्टर रमजान वी आल्सो एक्सपेक्ट प्रोडक्शन टू इंक्रीज इन पाम ऑयल। So post for another 1 month the situation may be tight. After that I think BMD will head towards 4,000 ringgits and below. Next 6 months belongs to soft oils. I think you can imagine that soybean oil and sun oil is waiting for demand from India, and this will come at the cost of the market share to palm oil. So this rebalancing is very much required strategically. As far as prices are concerned, I think it will be just sideways, and probably soya and sun can increase a little bit, maybe 5-6%. But I would say as the production increases from May onwards, as we saw every year, palm prices should go down, adjusting itself. I wouldn't say that palm prices need to go to usual $100 to $200 discount to soya, but $50-60 discount is required for palm to regain its market share. ऑल राइट, तो ये सुधाकर जी का कहना है। ऑफ कोर्स हमने आपको ये भी बताया कि दौरब जी ने इसके बारे में क्या कहा और संदीप क्या कह रहे थे। सभी का मानना है कि अगले 2 महीने यहाँ पर पाम के लिए तेजी वाले रह सकते हैं, जहाँ पर $1000 के ऊपर के स्तर यहाँ पर बरकरार रहेंगे जहाँ तक पाम की बात है। और ऑफ कोर्स 4500 रिंगिट के आसपास के लेवल्स हमने यहाँ पर पाम में आते हुए देखे। आगे जाकर 5-6 महीने में एक रीबैलेंसिंग शायद यहाँ पर हो सकती है। अतुल चतुर्वेदी जी अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आपको क्या लगता है, आप इन सबसे सहमत हैं? आज दिन भर में हमने काफ़ी सारी यहाँ पर खाने के तेलों की बातें की है और वो जो ब्यौरा है, समरी है, वो आपने भी सुनी होगी। आपकी क्या सेंस है अगले 2 महीने, आने वाले 6 महीने, कितने क्या चेंजेस, क्या पैटर्न्स में डिफरेंसेस आप बनता हुआ देखेंगे? देखिए, आपने सारे गुरुओं का इंटरव्यू ले लिया इंक्लूडिंग दुराब भाई। तो मेरा फॉर अ चेंज मैं प्रोबेबली सुधाकर के साथ थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। और जहां तक पाम का सवाल है, सुधाकर ने बहुत अच्छा उस पॉइंट को कवर किया। सो पाम इज प्राइसिंग इटसेल्फ आउट। तो अगर सॉफ्ट ऑयल्स सब मतलब $1000 के नीचे बिक रहे हो, पाम $1000 के ऊपर हो, तो कहीं ना कहीं पाम की खपत में डेफिनेट हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। और वो अपने दिखाई भी दे रहा है कि पाम का इंपोर्ट हिंदुस्तान में कम होने लगा है। और उसका रिएक्शन देखिए, कल मार्केट्स में दिखाई दिया कि एक दिन के अंदर $25 कल पाम ऑयल में निकल गए। तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले दिनों में पाम को थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। मैं सुधाकर की बात से सहमत हूँ कि $100 का शायद डिफरेंशियल ना भी रहे, पर $50-60 के डिफरेंशियल पे इसको आना पड़ेगा। और जहां तक कोर डिमांड का सवाल है, जो कि संदीप भी बोल रहा था, आई वुड से कि हिंदुस्तान में कोर डिमांड पाम की 4.5 से 5 लाख टन महीने की है। तो ठीक है, उतना तो तेल आता रहेगा, पर जो इंक्रीमेंटल डिमांड थी, जो नॉर्मल कोर्स में हम लोग करीब 8-1 लाख टन महीने का इंपोर्ट करते थे, तो वो जो एडिशनल डिमांड है वो सारी सनफ्लावर और सोया के ऊपर जा रही है। और जहां तक पर एक चीज जरा हम लोगों को वॉच करने वाली है कि
वर्ल्ड इस समय थोड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। और आई वाज जस्ट रीडिंग कि मिडिल ईस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 40% वर्ल्ड का ये क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। तो अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई तकलीफ आई तो फ्रेट मार्केट्स में सबसे पहले उसका रिएक्शन दिखाई देगा अगर क्रूड भागा। और सेकेंडली हिंदुस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली चूंकि रुपया कमजोर हो रहा है तो अपना इंपोर्ट कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ेगी इन एक्चुअल रुपी टर्म्स। तो ये चीज थोड़ी कंस्ट्रक्टिव है बाजारों के लिए। बट इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा कहीं भाग जाए मुझे नहीं लगता। इस लेवल से पाम को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट पाम सप्लाईज बोथ इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया से दे विल हैव टू नेसेसरली कम डाउन अ बिट। सोयाबीन की क्रॉप में कोई तकलीफ नहीं है, अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं है, सनफ्लावर की भी अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं समझता हूँ आई थिंक बाजार जो हैं साइडवेज ही रहेंगे विद स्लाइट लोअर जाने का बायस। बट जुलाई आते आते तक बाजार थोड़े गर्म हो सकते हैं। तो मैंने आपसे पिछली मरतबा भी शेयर किया था कि मैं इस साल को 2 भागों में देख रहा हूँ, एक तो जून तक, एक जून के बाद, और दूसरा आज की तारीख में एक चीज जो हम लोग अभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं वो है मस्टर्ड की क्रॉप बहुत जबरदस्त है। और आज की तारीख में देखिए 10-12 लाख बोरी दिन की आ रही हैं और जो 6-7 रुपए का तेल हुआ करता था आज 100-102 की लेवल पे आ गया है। तो ये मस्टर्ड भी बाजारों को कहीं भागने नहीं देगा। जी हाँ, हैवी अराइवल्स यहाँ पर मस्टर्ड की हैं और उसकी वजह से भी एक सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में है। लेकिन आपको भी लगता है अतुल जी कि सेकंड हाफ में यहाँ पर प्राइसेस और तेज हो सकते हैं? जैसे सुधाकर कह रहे थे सन सोया की अगर बात करें तो एक रीबैलेंस आना होगा, 4 से 6% की तेजी सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट की जा सकती है। मतलब जुलाई के बाद देखिए हिंदुस्तान का कंजम्पशन भी थोड़ा बढ़ेगा। मैंने आपसे पिछली मरतबा शेयर भी किया था, जैसे गर्मी बढ़ती है तो अपने तली भुनी चीजों का कंजम्पशन भी थोड़ा इफेक्ट होता है। आज अपने खुद ही देखें आजकल फ्रूट्स वगैरह और ये सब चीजों की चीनी की खपत बढ़ सकती है पर तेल की थोड़ी घटेगी। तो मेरा तो मानना है कि जुलाई के बाद उसके बाद अपने तीज त्योहार भी चालू हो जाते हैं, उस समय डिमांड भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए मैं जुलाई के बाद थोड़ा मजबूत देखता हूँ, पर जून तक मैं बाजारों को कोई बहुत ज्यादा कहीं भाग जाए वैसा नहीं देखता। ऑलराइट अतुल जी, आज हम एग्री सेक्रेटरी से भी बात कर रहे थे, फूड सेक्रेटरी से रादर संजीव चोपड़ा जी से, और उनका कहना था कि अगले कुछ सालों में हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ यहाँ पर बढ़ सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भाव ज़रूर बढ़े हैं लेकिन भारतीय बाजारों में कंपनीज ने रिटेल को वो पास ऑन एज ऑफ नाउ नहीं किया है। तीसरी बात ये भी थी कि ऑफकोर्स इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पर काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं, इम्पोर्ट्स देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप सरकार की कोशिशें टू एंश्योर कि यहाँ पर भावों में एक स्थिरता बनी रहे? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा तो काम जो किया है कि इंपोर्ट ड्यूटीज को 5% से ऊपर नहीं बढ़ने दिया है। तो दैट हैज बीन अ बिग अपसाइड कैप ऑन प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। उसका खामियाजा थोड़ा बहुत जो भी है मस्टर्ड के किसानों को भुगतना पड़ा है कि आज की तारीख में भी देखिए मस्टर्ड सीड MSP से नीचे बिक रहा है। तो वो ठीक है, वो तो खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम लोगों को शायद समझना भी पड़ेगा ये इलेक्शन का साल है तो कंज्यूमर इज किंग। पर जहां तक आपने और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने कहा था सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम क्या यहाँ पर एक्चुअली में बढ़ रहे हैं, और आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा कि इवन एज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं और उसको कंपनीज ने रिटेल में पास ऑन नहीं किया है, एब्जॉर्ब किया है उसे। देखिए एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल पाम के ज्यादा बढ़े हैं और सॉफ्ट ऑयल तो साइडवेज ही रहे हैं। और एक जो कैलकुलेशंस में बहुत बड़ी कमी रहती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, वो लूज ऑयल को कंपेयर करते हैं पैक्ड ऑयल से। हम लोग का ये मानना है कि लूज ऑयल और पैक्ड ऑयल के बीच में जो डिफरेंशियल होता है वो तकरीबन 25% का होता है। इसमें पैकेजिंग कॉस्ट आ जाती है 8-9% की, इसके बाद ट्रेड के जो डीलर मार्जिन और रिटेलर मार्जिन और वो सब आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह वगैरह सब आ जाती है। तो अगर कंपेयर करना ही है तो गवर्नमेंट को जो इंपोर्टेड तेल है या जो भी है उसके ऊपर लैंडेड इन इंडिया प्लस उसका मूवमेंट अप टू द फैक्ट्री और उसके ऊपर 25% के आप अगर उसके ऊपर कॉस्ट को ऐड करेंगे तब बेहतर होगा। तो अगर कंपेयर करना है तो लूज ऑयल को लूज ऑयल से करिए
और पैक्ट टू पैक्ट से करिए। मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री पास ऑन नहीं करेगी, और इतना जो ये तेल का बाजार है वो अपने रिटेलर इतने ज्यादा कंपेटिटिव हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले सकता, किसी को प्रीमियम नहीं मिलने वाला। एक और चीज, एक फाइनल सवाल खाने के तेलों पर, और सन और सनफ्लावर, सोया और सन यहाँ पर सस्ता हुआ तो हमने काफी सारा मंगाया, पाम कम हो गया। पाम सस्ता है तो पाम ज्यादा आता है इंडिया में। क्या इंडियन कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस इतनी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है? इंडियन कंज्यूमर की सेंसिटिविटी प्राइसेस के मुतल्लिक बहुत ज्यादा है। आप देखिए ग्राउंडनट ओवर द इयर्स इन 60s एंड 70s ऑफ लास्ट सेंचुरी, ग्राउंडनट अपना मेन तेल हुआ करता था। जब ग्राउंडनट बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया तो आज देखिए ग्राउंडनट प्रैक्टिकली एज एन ऑयल सीड गायब हो गया है। वो टेबल ड्राई फ्रूट हो गया है या एक्सपोर्ट्स में जाने लगा, एज एन ऑयल सीड खत्म हो गया। तो इंडियन मार्केट्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव। और सेकेंडली पाम ऑयल की जो क्या नाम इमेज है, उससे सोया और सन की इमेज कहीं बेहतर है। तो उसके बावजूद अगर वो सस्ता मिल रहा है तो कंज्यूमर तो वो लेगा ही लेगा, बिकॉज इज गेटिंग समथिंग चीपर एंड बेटर, तो वो शिफ्ट तो लाजिमी है। राइट तो ये तो ऑफ कोर्स खाने के तेलों की बात है, जहां पर सबने ही कहा कि इस साल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो मेजर प्राइस मूव्स हैं वो शायद हम यहां पर अब जून जुलाई के बाद आता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स तब तक क्लैरिटी भी आएगी इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ से, इंडियन मॉनसून में बुआई कैसी होती है उसके ऊपर भी, और बारिशों में ऑफ कोर्स खाने के तेलों की डिमांड फिर से यहाँ पर बढ़ जाती है, तो उन नंबर्स पे एक नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक समय है एक छोटे से ब्रेक का। अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चीनी की, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है लेकिन भारतीय बाजारों में स्थिरता है। कैसे देखें इन नंबर्स को, जानेंगे उनसे। बात अब यहाँ पर चीनी की करते हैं, जहाँ पर सरकार भी मान रही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी देश में चीनी के दाम नीचे नहीं आए हैं। इस स्टेटमेंट को अतुल जी आप कैसे लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट्स की बात है चीनी के प्राइसेस अब 14 महीने के लोस के आसपास हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में ठीक है उस तरह से बढ़े नहीं लेकिन घटे भी नहीं। देखिए एक चीज हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का जो शक्कर का उद्योग है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टोटली इंसुलेटेड फ्रॉम व्हाटएवर इज हैपनिंग इंटरनेशनली। तो हम लोगों का जब बाजार इंटरनेशनल बाजार समझ लिए रफली 65 रुपए किलो की रेंज में आ गया था, तब भी हम लोगों के यहाँ शक्कर वही 35, 36, 37 रुपए की रेंज में बिक रही थी होलसेल लेवल पे फ्रॉम द फैक्ट्रीज। आज वहां के इंटरनेशनल बाजार 2-4 दिनों में गिरे हैं, तो भी अपने यहाँ का बाजार जो है वो वहीं उसी रेंज में है। और जहां तक गर्मी का सवाल है, गर्मी आते आते तो शक्कर का थोड़ा कंजम्पशन तो बढ़ता है, ये लाजमी है, क्योंकि कोक हुआ या बेवरेजेस हुए या जूसेस वगैरह हुए, इन सब में कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ता है। तो अगर थोड़ा बहुत बाजार जो दबा हुआ बाजार था अगर वो थोड़ा बहुत उठता है तो मैं नहीं समझता कि वो कोई फिक्र की बात है। और जहां तक हिंदुस्तान में अवेलेबिलिटी का सवाल है, कॉन्ट्रेरी की जो हम लोग शुरू में सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। 32 मिलियन टन प्लस के आसपास का प्रोडक्शन है। इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट महाराष्ट्र नंबर, महाराष्ट्र में तो ऐसा लग रहा है कि 11 मिलियन टन के आसपास महाराष्ट्र का प्रोडक्शन हो जाएगा, और अभी भी मिलें बंद नहीं हुई हैं। यूपी में भी प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीज देखते हुए अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं है। प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में भागना बहुत मुश्किल है, तो रेंज बाउंड ही रहेगा। और अगर ₹2 किलो की इन भावों से तेजी आ जाए तो मैं उसको तेजी नहीं मानता। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को कोई फिक्र की बात है। और जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट तो एलोकेशन आज की तारीख में समझ लिए 25 लाख टन महीने का रिलीज कर रही है, तो उससे बाजार वैसे भी नहीं कहीं ज्यादा भाग पाएगा। तो मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ इसमें। साथ ही अतुल जी, अगर जैसे आपने प्रोडक्शन की यहाँ पर बात की और इस माह के जो नंबर्स आज यहाँ पर आए हैं उसमें 31.09 की बात ही है, लास्ट ईयर 31.2 था, तो ये जो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड ही था, निचले स्तरों से तो अच्छी खासी हमने यहाँ पर अपसाइड आते हुए देखी है। 31.09 का नंबर आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि 32 प्लस के आसपास का अपना प्रोडक्शन होगा। फर्क केवल ये है कि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर में करीबन 3-3.5 मिलियन टन के आसपास डाइवर्जन था टुवर्ड्स एथेनॉल। इस मर्तबा डाइवर्जन टुवर्ड्स एथेनॉल मे नॉट बी मोर देन 2 मिलियन टन, या अभी गवर्नमेंट अगर मान लीजिए वो
0.8 मिलियन टन और रिलीज कर दिए थे, शायद 2.3 या 2.4 के आसपास होगा। बट प्रोडक्शन जो एक्चुअल शुगर का प्रोडक्शन है वो मोर और लेस लास्ट ईयर लेवल के आसपास ही रहने वाला है। डाइवर्जन टू एथनॉल में भी मार्जिनली लोअर। तो ये सब अब तो सब ये फिगर्स तो ऑलरेडी नाउ और अब तो सबके रिलीज हो चुकी हैं, सब जगह के प्रोडक्शन भी खत्म के आसपास ही है। कर्नाटका प्रैक्टिकली बंद हो चुका, महाराष्ट्र और यूपी अभी शायद थोड़ा बहुत और चले, पर महाराष्ट्र भी अब देखिए आने वाले दिनों में खत्म की हो रही ही है। तो शुगर के प्रोडक्शन में कोई मैं नहीं समझता कोई तकलीफ है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की नज़र यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ रही है अतुल जी, इन सेंस ऑफ एथनॉल डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट्स। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक हमने किसी ने यहाँ पर एक्सपेक्ट भी किया था कि खुलता हुआ नजर आएगा इस साल में यहाँ पर। अब जो नंबर्स यहाँ पर हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? नंबर्स इन द सेंस कि क्या एथनॉल को डाइवर्जन होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, देखिए क्या उसके जो अभी सब जगह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बेसिस पे 0.8 मिलियन टन का तो डाइवर्जन शायद गवर्नमेंट परमिट करेगी बी हैवी का और व्हाटएवर जूस का बना हुआ रखा हुआ है, पर इससे शुगर की अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ रखा हुआ है मिल्स के अंदर। पर चूंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कि बी हैवी से आप नहीं बना सकते एथनॉल, तो ये आज की तारीख में स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर डिसीजन लेगी तो इसके चीनी के दामों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर नहीं लेगी तो अल्टीमेटली मिलों को ज्यादा तकलीफ होगी कि उनका ब्याज बढ़ेगा और अल्टीमेटली वो वापस चक्कर तो बन नहीं सकती है जो मोलासेस भी हैवी मोलासेस हैं या मोलासेस हैं। तो मैं समझता हूँ जितनी जल्दी गवर्नमेंट ये डिसीजन लेके इसको ऑफिशियल करे वो एक वेलकम साइन होगा। अतुल जी, अब आगे जाके अब इस क्वार्टर अगले क्वार्टर में जैसे आपने कहा कि खाने के तेलों की चाहे मांग ना बढ़ती हो, लेकिन चीनी की मांग तो हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे ही। गर्मियों में भी, शायद मानसून में भी, आगे जाके शादियों का सीजन भी है, फेस्टिवल्स भी अब जोर शोर से शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो किस तरह की डिमांड एस्टिमेट्स अब हम इस साल के लिए बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए अभी हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि गर्मी आने से थोड़ी डिमांड तो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है, ग्राउंड लेवल डिमांड। पर हम लोगों का मानना है रफली हिंदुस्तान की अगर खुद का कंजम्पशन को गिने तो 28 से 28.5 मिलियन टन का हिंदुस्तान का कंजम्पशन है। पर एक चीज और जोकर इन दी पैकेज की हिंदुस्तान से काफी शक्कर शायद बांग्लादेश और नेपाल के लिए शायद इलीगल चैनल से या किसी और चैनल से गई है हिंदुस्तान से, और वो शायद जा भी रही है। तो अगर वो उसको भी अपने इंडियन कंजम्पशन में आप गिन लें तो अपना कंजम्पशन रफली 29 मिलियन टन हो जाएगा, इंक्लूडिंग अनऑथराइज्ड एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ द कंट्री। तो अगर 29 मिलियन टन का भी कंजम्पशन गिने और ओपनिंग थी 5.6, प्रोडक्शन समझ लीजिए 32 and roughly 638, consumption 29, you still have a lot of sugar which will actually lie with the country, and 5.6 का जो opening stock था इस साल का वो end of the year 8.59 million ton हो जाए तो I would not be too surprised. Okay, export is out of the question at this point of time. जी हाँ, वो कैवियत देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, एक्सपोर्ट यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन डाइवर्जन जो एथनॉल के लिहाज से है वो यहाँ पर बरकरार रहेगा। और ऑफकोर्स जैसे कहा कि एक्स्ट्रा स्टॉक यहाँ पर मिल्स के पास पड़ा ही हुआ है, और आगे जाकर चीनी पर नजर रखना जरूरी भी है, क्योंकि माना ये भी जाता है कि इलेक्शंस के समय में भी यहाँ पर ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। समर एंड मानसून एंड शादियों और फेस्टिवल में तो ऑफकोर्स यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। अतुल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही इत्मीनान से खाने के तेल और चीनी दोनों पर ही अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त इंटरेस्ट है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका ऑलवेज नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे। कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स। क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स। कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशंस में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आप अभी लॉग इन करिए सामने दिए गए लिंक पर।